हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट्स फ्यूचर्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स तथ्य देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो पहला है बेटा प्रतिरूपी या निरूपक तत्व, इंग्लिश में कहते हैं टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। फिलहाल आपको मैं क्लियर करूँगा, बोर्ड पर देखते रहिए। बेटा देखो, निरूपक तत्व क्या होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आपको बता दें, जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अर्थात जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें जो आवर्त संख्या 2 और 3 के तत्व हैं, आवर्त संख्या 2 और 3 के तत्व कौन कौन से हैं बेटा? देखो, आवर्त नंबर 2 और आवर्त संख्या 3 की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम प्रतिरूपक तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो कौन कौन से हैं बेटा? वो देखो, ली, बी, बक, नो, फा और नियॉन की खोज उस वक्त नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आएगा सोडियम, ना, मग, अल, SiPsCl। तो बेटा ये है आपकी धीराकार आवर्त सारणी के, धीराकार नहीं बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी के मैंने 2 आवर्त यहाँ ले लिए हैं, आवर्त नंबर 2, 3। बेटा धीराकार आवर्त सारणी में भी यही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, ऐसा ही आवर्त 1 और 2 यही आवर्त है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। तो इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं ना बेटा, देखो बेटा आवर्त संख्या 2 ये है और आवर्त संख्या 3 ये है। इन आवर्त संख्या 2 के सभी तत्व और आवर्त संख्या 3 तत्व के सभी तत्वों को हम बोलते हैं निरूपक तत्व। ठीक है, अच्छा ये कौन कौन से ग्रुप में आते हैं वो देख लें जरा, कौन कौन से ग्रुप में आते हैं। ग्रुप क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ग। तो ये आता है बेटा फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7। ठीक है, तो बेटा ये देखो वर्ग संख्या 1 से लेकर के 7 तक के तत्व हमने लिए हैं और आवर्त संख्या 2 और 3 के ये ऑल एलिमेंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इन सबको हम निरूपक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। कहते क्यों हैं उसका कारण समझिएगा। ये अपने से नीचे के जो और तत्व होते हैं, उपवर्ग होते हैं, उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको ये रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में नहीं आती होगी, अभी समझ में आएगा अगले टॉपिक पे। फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा, आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या 3 के तत्वों को हम निरूपक तत्व कहते हैं। समझ में आ गया बेटा बात? चलो तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व, ये हेडिंग पड़ा, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप नोट कीजिए। देखो, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों को, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व या प्रतिरूपक तत्व कहते हैं। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद ये टेबल नोट कर लेना जो मैंने बनाई है, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हैं टिपिकल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स, इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हम कैसे बना के आपसे पूछ सकते हैं, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, वीडियो पोस्ट कर लो और नोट कर लो। मैं आप देखो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपसे बना करके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो, चलो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, लिखो बेटा। किस आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है? क्वेश्चन है, किस आवर्त के तत्वों को, किस आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है? किस आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है? किस आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा
आवर्त संख्या 2 और 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या 3 के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है। समझ में आया बेटा? ये नोट करो आप। जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं ये कंपटीशन लेवल में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से तत्व निरूपक तत्व कहलाते हैं? क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से तत्व निरूपक तत्व कहलाते हैं? निरूपक तत्व कहलाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको हम निरूपक तत्व कहते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे बेटा। देखो ग्रुप संख्या बेटा, देखो ग्रुप संख्या 1 ये है, तो इसमें कौन कौन से तत्व निरूपक तत्व कहलाते हैं? लिथियम और सोडियम। उत्तर क्या हो जाएगा? लिथियम एंड सोडियम। समझ में आया आप लोगों को उत्तर? ठीक है बेटा, इसको नोट करो फटाफट, वीडियो पोस्ट करो, उसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो बेटा अगला क्वेश्चन, चलो 2 ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं सेतु तत्व के बारे में या ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में। सेतु तत्व क्या होते हैं इसके बारे में बेटा हम स्टडी अब करेंगे, ठीक है। सेतु तत्व हेडिंग डाल लीजिए, सेतु तत्व क्या हेडिंग डालना है आपको? सेतु तत्व, हमारा हेडिंग है सेतु तत्व, इसको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज तो जानते हो बेटा, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज पुलिया नहीं होती, पुलिया गांव में होती है, सेतु पुलिया है ना, ब्रिज एलिमेंट्स। तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ भाषा में बता दूं कि हमारी जो आवर्त सारणी है, हम मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। आवर्त सारणी के बारे में मैंने कल काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। तो जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें वर्ग संख्या 3 के तत्वों को हम सेतु तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 3 है उसके तत्वों को हम सेतु तत्व कहते हैं। वर्ग संख्या 3 कौन सी है बेटा? देखो अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने दो पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? अभी हमने वो पढ़े थे प्रतिरूपी तत्व। प्रतिरूपी तत्व कौन कौन से होते हैं? अच्छा, प्रतिरूपी तत्व को एक बार फिर से याद कर लो। देखो कौन कौन से होते हैं प्रतिरूपी तत्व? पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, इसके एलिमेंट्स तो बेटा कहलाते हैं प्रतिरूपी तत्व। प्रतिरूपी तत्व ये तो कहलाते हैं। तो कौन कौन से? ये ली, बी, बक, नो, फ, नियॉन तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और इसमें बेटा सोडियम, ना, मग, एल, एस, आई, पी, एस, सी, एल। बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रतिरूपी तत्व कहलाते हैं। समझ में आया? ये सब क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप ऊपर लिख देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7, ठीक है। ये सब के सब क्या है? निरूपक तत्व अभी हम पढ़े हैं। लेकिन हमारा हेडिंग क्या है? सेतु तत्व क्या होते हैं। तो बेटा जो आवर्त संख्या 3 है, आवर्त संख्या 3 के ये तत्व दिखाई दे रहे हैं आपके बेटा। आवर्त संख्या 3 के सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं? सेतु तत्व कहते हैं। आवर्त संख्या 3 के तत्वों को हम सेतु तत्व कहते हैं। बात समझ में आया बेटा? तो अपना जो हेडिंग है सेतु तत्व है ब्रिज एलिमेंट्स, ये हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लिया और लिखो आवर्त संख्या 3 के तत्वों को, आवर्त संख्या 3 के तत्वों को सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। आवर्त संख्या 3 के तत्वों को सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये तत्व अपने उपवर्गों के लिए, क्योंकि ये तत्व अपने उपवर्गों के लिए
ब्रिज का कार्य करते हैं या जोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने उपवर्गों के लिए जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, अब आपकी एक बात क्लियर नहीं होगी कि जोड़ने का कार्य करते हैं उपवर्गों को, ये क्या है, ये क्या है, ये क्लियर नहीं हो रहा आपको। ठीक है, तो बेटा इसको क्लियर करने के लिए हम लोगों को स्क्रीन पे चलना होगा, तो स्क्रीन पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर वापस बोर्ड पर भी आते हैं। ओके, चलो देखते हैं स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको समझा रहा था ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी आवर्त संख्या 3 है, आवर्त संख्या 3 के सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ तक के जो तत्व होते हैं ये, इन तत्वों को आवर्त संख्या 3, आवर्त संख्या 3, सिर्फ आवर्त संख्या 3, ठीक है बेटा, आवर्त संख्या 3, ये यहाँ तक ये तत्व हैं, ये आपके ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, क्यों कहलाते हैं ये आपको समझाना था। तो मैं कह रहा था कि देखो ये कहलाता है बेटा वर्ग, ये क्या कहलाते हैं, देखो ये वर्ग कहलाता है, ये वर्ग कहलाता है, ये वर्ग कहलाता है, ये सब कहलाते हैं वर्गीय नंबर। ठीक है, और इन वर्गों को उपवर्गों में डिवाइड किया गया है, ए और बी। देखो फर्स्ट टेस्ट को भी जो बांटा गया है ए और बी, समझ में आ रहा है। तो ये बेटा वर्ग क्या डिवाइड किया गया है, ए और बी, मतलब 2 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ से डिवाइडेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ से देखो ये हो गया आपका बी और ये हो गया ए, समझ में आया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, समझ में आया। तो देखो यहाँ से देखो, जैसे हम इसको लिख दें ली, यहाँ से देखो ली ना, ठीक है, उसके बाद हम लिख दें पोटेशियम। देखो बेटा ये रहा पोटेशियम, ये पोटेशियम रहा, रुबेडियम, रुबेडियम पे सीजियम, सीजियम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ हम लिख दें सी यू, सी यू वाला, ये वाला सी यू, ठीक है, और हम लिख दें ए जी, और ये ए जी लिख दिया ए यू, ए यू लिख दिया, समझ में आ रहा है। तो बेटा ये वर्ग कौन सा है, ये वर्ग तो है फर्स्ट, कौन सा वर्ग है, देखो फर्स्ट वर्ग है, लेकिन इसमें ए और बी में डिवाइड किया गया था इसको ऐसे। तो बेटा देखो ये और ये ऐसे कर दो, ये और ऐसे कर दो, तो यहाँ पर एक ये देखो ये जो एलिमेंट्स है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये वर्ग क्या है, फर्स्ट ए, ये वर्ग क्या है, फर्स्ट बी। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, सोडियम कर रहा है। तो सोडियम इज कॉल्ड ब्रज एलिमेंट, समझ में आया बेटा, सोडियम क्या है, ब्रज एलिमेंट्स है। समझ में आया आप लोगों के? मतलब बेटा बात ये है, देखो ये उपवर्ग बी है, ये उपवर्ग क्या है, बी है। देखो फिर समझ लो इस चीज़ को, ये उपवर्ग बी है, ये उपवर्ग ए है, फर्स्ट बी और फर्स्ट ए, समझ में आई ये बात, फर्स्ट ए फर्स्ट बी है। तो ये फर्स्ट ए चल रहा है, फर्स्ट बी चल रहा है, तो ये जहाँ से ये जो हो गया ये सोडियम, जो देखो फिर समझ लो इस चीज़ को, ये फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट बी है, पूरा ये कहलाता है फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो बेटा इसको देखो हमने कैसे लिखा है, देखो इसको ध्यान समझो, जो मैंने आपको समझाया था, ये देखो इसमें हमने बताया था, देखो ये है एल आई ली ना, ठीक है, फिर के रव कश फरियाद, तो ये लिख दिया और ये लिख दिया, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो ये यहाँ पर ये सोडियम जो है दोनों को यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है कि ब्रिज की तरह है, इसलिए इसको ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है। समझ में आया बेटा? ये कहलाता है आपका सेतु तत्व। ठीक है, लेकिन खास बात ये है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों को मिला करके इन दोनों को निरूपक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये पीरियड नंबर कौन सा है, 2 का तत्व है, ये पीरियड नंबर 3 का तत्व है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, दोनों हैं निरूपक तत्व, लेकिन सिर्फ सोडियम को हम कहते हैं सेतु तत्व। समझ में आया? चाहे ऐसे लिख दो पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। तो पीरियड 2 और 3 के एलिमेंट्सों को, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं बेटा निरूपक तत्व। क्या कहते हैं, पीरियड 2 और पीरियड 3 के तत्व क्या कहते हैं, निरूपक तत्व। लेकिन जो पीरियड 3 में एलिमेंट्स आता है सोडियम, ये कहलाता है आपका सेतु तत्व। क्या कहलाता है, सेतु तत्व। क्यों कहलाता है, क्योंकि उपवर्गों फर्स्ट ए और यहाँ पे फर्स्ट बी दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम निरूपक तत्व, निरूपक नहीं, इसलिए इसको हम ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इसको भी जोड़ता है और इसको भी जोड़ता है। बात समझ में आ रही है? देखो जो रेफरेंस मैंने आपको लिखवाई है वो मैंने यहाँ पे भी लिख दी है। देखो आवर्त संख्या 3 के तत्वों को हम ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं, और ये जो मतलब ग्रुप नंबर 1 से 7 तक ये लागू होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये तत्व अपने दोनों उपवर्गों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसा मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ। सेकंड एग्जाम्पल लेंगे बेटा सेकंड ग्रुप का। देखो सेकंड ग्रुप में देख लेते हैं प्रोडक्ट टेबल में हम सेकंड ग्रुप। तो बेटा देखो
ये सेकंड ग्रुप है, ये पीरियड नंबर फर्स्ट, देखो पीरियड नंबर ये हो गया पीरियड नंबर, देखो बेटा मैं थोड़ा सा टेबल को छोटा कर लेता हूँ, अभी आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा क्लियर। देखो ये पीरियड नंबर 2 है, ये लिखा है पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 ये रहा, और पीरियड नंबर 3 ये रहा, ठीक है, पीरियड नंबर 3 ये रहा। तो पीरियड नंबर 2 और 3 के तत्वों को हम कहते हैं निरूपक तत्व, लेकिन सिर्फ पीरियड नंबर 3 के तत्वों को हम कहते हैं सेतु तत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने दोनों उपवर्गों के तत्वों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो बेटा देखो दूसरा कौन सा है, ध्यान से समझेंगे। देखो ये है दूसरा जो ग्रुप है ये वाला, इसमें ए और बी ये हो गए दोनों, देखो ये है ए और ये क्या हो गया बी, ठीक है बेटा। देखो ये ए हो गया आपका, फिर समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये ए पार्ट हो गया, सॉरी ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। तो देखो सेकंड ग्रुप नंबर 2 ये सेकंड, ठीक है। तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं थोड़ा साफ करके। देखो ग्रुप 2 की बात चल रही है, ठीक है, ग्रुप 2 या सेकंड लिख लो। तो है VE, ठीक है, और फिर क्या है MG, ठीक है बेटा, समझ में आया? देखो BEMG, ठीक है। और ये तो बेटा जोड़ेगा दोनों को, तो यहाँ से आएगा देखो BEMG, फिर आ जाओ कैल्शियम SrVA ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा जिंक, कैडमियम और Hg। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया सेकंड A, ये क्या हो गया सेकंड B। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रिज एलिमेंट्स। और दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, दोनों को मिलाकर कहेंगे निरूपक तत्व। क्या कहेंगे? निरूपक तत्व, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, देख लो जरा। देखो बेटा ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने दूसरी साइड में, देखो ये है ग्रुप नंबर 2 BEMG, MG जो है कैल्शियम, ये सबको जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा है ग्रुप फर्स्ट में निरूपक तत्व और सेतु तत्व बताइए कौन कौन से हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में निरूपक तत्व बताने हैं हमारे लिए, कौन सा? ग्रुप नंबर फर्स्ट, निरूपक और सेतु। तो बेटा ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो बेटा ग्रुप नंबर फर्स्ट देखो, ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो बेटा इसी में देख लो बेटा, ये देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो हमें बताना है इसमें से कि निरूपक तत्व कौन से। तो निरूपक तो बेटा ये दोनों हैं, लिथियम और सोडियम निरूपक हो गए, ठीक है। और सेतु पूछा, सेतु कौन से होगा? सेतु ये ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर नहीं बेटा, पीरियड नंबर 3 के सभी तत्वों को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा लिथियम और सोडियम निरूपक तत्व हैं, जबकि सिर्फ सोडियम सेतु तत्व है। समझ में आया इसका आंसर? तो इसका आंसर ये है, तो ग्रुप फर्स्ट में निरूपक तत्व लिथियम सोडियम है, जबकि सेतु तत्व सिर्फ सोडियम होता है, ठीक है। फिर ग्रुप नंबर 2 में सेतु तत्व कौन सा है बताओ, ग्रुप नंबर 2 में सेतु तत्व कौन सा है बताओ। तो बेटा इसमें आएगा Mg, ग्रुप नंबर 2 में देखो क्या आएगा Mg, ठीक है। चलो मैं इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा इसको, ठीक है। विकर्ण संबंध भी आपको भाई एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड पे ही, ठीक है बेटा। तो चलते हैं फिर बोर्ड की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन देख रहे थे अभी हम, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने 1 कहा था, क्वेश्चन नंबर 1 था इसका कि फर्स्ट ग्रुप में निरूपक तत्व और सेतु तत्व कौन कौन से हैं। तो बेटा फर्स्ट ग्रुप में देखो, फर्स्ट ग्रुप है ये, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में निरूपक तत्व और सेतु तत्व कौन कौन से हैं। तो बेटा ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं आपके सेतु तत्व। ये क्या कहलाते हैं? सभी कहलाते हैं सेतु तत्व। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? निरूपक तत्व। इन दोनों को क्या कहते हैं बेटा? निरूपक तत्व, निरूपक, दोनों को मिलाकर निरूपक कहते हैं। और आवर्त संख्या 3 को हम सेतु कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ग्रुप फर्स्ट में निरूपक तथा सेतु तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट में निरूपक तथा सेतु तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा बताओ। तो बेटा ग्रुप फर्स्ट में निरूपक, तो निरूपक कौन से हो गए? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया बेटा, निरूपक हो गया लिथियम और सोडियम। आंसर हो जाएगा लिथियम और सोडियम निरूपक तत्व हैं, तथा सोडियम सेतु तत्व है, सेतु तत्व है। समझ में आया बेटा बात, ठीक है। तो ये आंसर आपको मैं वैसे समझा चुका हूँ, चाहो तो समझ लिए फिर से।
फिर समझ बेटा चाहो तो। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रुप 2 में सेतु तत्व बताओ। ग्रुप 2 में, ठीक है, ग्रुप 2 में बेटा, ग्रुप 2 नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, ग्रुप 2 में सेतु तत्व बताओ। तो बेटा सेतु तत्व तो यही है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ग्रुप 2 में सेतु तत्व मैग्नीशियम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रुप 3 में निरूपक तथा सेतु तत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप 3 में निरूपक तथा सेतु तत्व बताओ। सेतु तत्व बताओ, ठीक है। तो ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 ये आ गया बेटा। ग्रुप 2 में हमें बताना है, ग्रुप 3 में बताना है निरूपक। तो निरूपक तो ये दोनों हो जाते हैं, दोनों मिला करके, ठीक है। और सेतु तत्व कौन सा हो जाएगा बेटा? एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर देखो बेटा, आंसर लिख देता हूं मैं। आंसर हो जाएगा ग्रुप 3 में निरूपक तत्व, ग्रुप 3 में निरूपक तत्व बी और एल्युमिनियम है, तथा सेतु तत्व क्या होगा बेटा? एल्युमिनियम होगा। समझ में आया बेटा? तो इतना ये था सेतु तत्व के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बेटा विकर्ण संबंध के बारे में, ठीक है। तो विकर्ण संबंध के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आप लोग 10th क्लास में विकर्ण संबंध को पढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ पे आपको क्लियर तो हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जान नहीं पाए होगे, वो जानोगे अब आप, ठीक है बेटा। विकर्ण संबंध के बारे में 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। विकर्ण संबंध क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो जो आवर्त नंबर 2 है, ठीक है, आवर्त सारणी में जो पीरियड नंबर 2 है, ठीक है, पढ़ चुके हो ना पीरियड नंबर 2 कौन सा है बेटा? अभी हम आपको बता चुके हैं सब कुछ। तो आवर्त सारणी में जो पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 3 है। आवर्त सारणी में पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 कि जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है बेटा। तो देखो जरा, पीरियड नंबर 2 में कौन कौन सा आता है? लिथियम, सोडियम, लीना, ठीक है, लीना के ये नहीं, ली बी आता है, ली बी, बक, नो, फा, नियॉन आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आएगा सोडियम, ना, मग, अल, SiPsCl। ये बेटा एलिमेंट्स आते हैं आपके। ये पीरियड नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं विकर्ण संबंध के बारे में। तो विकर्ण संबंध क्या होता है बेटा? आवर्त संख्या 2, ये क्या है? आवर्त संख्या 2। आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या 3 के तत्व जो होते हैं वो गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? देखो आवर्त संख्या 2 के तत्व ये हैं, ये सब हैं आवर्त संख्या 2 के तत्व, और ये सब क्या है? आवर्त संख्या 3 के तत्व। आवर्त संख्या 2 के तत्व और आवर्त संख्या 3 के तत्व गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये जो समानता होती है वो विकर्ण के सम्मुख होती है, इसलिए इसको विकर्ण संबंध कहते हैं। कैसे? या समझ लो बेटा। देखो जैसे कि एक मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, एक ऐसे ही आयत कह लो उसको, या चौकोरा कह लो, या इसको कुछ भी कह सकते हो, और इसको चतुर्भुज कह सकते हो। तो इसमें बेटा ये जो भुजा होती है, इसको हम अगर ऐसे मिला दें तो इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। मैथमेटिक्स में इसको पढ़ते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बेटा चौकोर है या चतुर्भुज है या कोई आयत है, तो इसमें अगर हम इसको मिला दें ऐसे करके कोनों को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं बेटा, इसको हम विकर्ण कहते हैं। तो इसी प्रकार देखो ये एक आयत टाइप का बन रहा है ये, ठीक है। तो इसको अगर हम मिला देते हैं, इसको और इसको ऐसे हम मिला देते हैं तो ये कहलाता है विकर्ण। तो कहने मतलब ये है बेटा, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के जो तत्व हैं वो विकर्ण के रूप में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, मतलब विकर्ण के सामने, आमने सामने, विकर्ण के सामने, ठीक है। तो लिथियम मैग्नीशियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। किन गुणों में समानता प्रदर्शित करता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा देखो, ये इससे समानता प्रदर्शित करता है विकर्ण के फॉर्म में, ये इससे समानता प्रदर्शित करता है विकर्ण के फॉर्म में। अगले ये प्रॉपर्टी लगभग समाप्त हो जाती है। ग्रुप संख्या अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं, ग्रुप संख्या ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7, ठीक है। तो देखेंगे बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मतलब डायगोनल प्रॉपर्टी है या विकर्ण संबंध है, ये जो समानता है ये लगभग वर्ग संख्या 4 तक ही चलता है। इसके बाद ये गुण लगभग समाप्त होने लगता है। समझ में आया बेटा। ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया कि निम्न में से कौन विकर्ण संबंध प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव में आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। छोटी छोटी बातों में ऑब्जेक्टिव बनते हैं बेटा। क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, निम्न में से कौन विकर्ण संबंध प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपके लिए, देखो बेटा, आपके लिए लिथियम मैग्नीशियम, ठीक है, ए लिथियम मैग्नीशियम, बी बोरान सिलिकॉन, ठीक है, सी बेरिलियम और एल्युमिनियम, और डी होगा बेटा कार्बन और फास्फोरस, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन और फास्फोरस विकर्ण संबंध प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि ये विकर्ण के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये तो 4 का है, वर्ग संख्या 4 का है, लेकिन ये 4 का नहीं है, 5 का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो याद रखेंगे इस बात के लिए कि जो विकर्ण संबंध होता है इसका मान लेफ्ट टू राइट चलने पर, आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर घटता है, और ये वर्ग संख्या 4 के बाद लगभग समाप्त हो जाता है। तो चिंता ना करें, आपको सारी डिटेल्स मैंने जो समझाई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लिखवाऊंगा, ठीक है। ये मैं सोचो कि सर लिखेंगे कैसे, लिखवाऊंगा अभी आपके लिए विकर्ण संबंध के बारे में। तो हेडिंग डाल लेंगे बेटा, विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। हेडिंग डाल ली तो लिखेंगे, हेडिंग में मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, लिखो आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या 3। देखो आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या 3, देखो आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या 3 के तत्वों में, आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या 3 के तत्वों में गुणों में समानता विकर्ण के रूप में होती है। गुणों में समानता विकर्ण के सम्मुख होती है या विकर्ण के रूप में होती है, विकर्ण के सम्मुख होती है, विकर्ण के रूप में होती है। आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या 3 के तत्वों में गुणों में समानता विकर्ण के सम्मुख होती है। इसी समानता को ही या इसी को ही विकर्ण संबंध कहते हैं, इसी को ही विकर्ण संबंध कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ये नोट कर लो, पुश करो वीडियो और ये नोट कर लो, फिर अगली बात बताता हूं तुम्हारे लिए बेटा, ठीक है। इसको नोट करो, हो गया बेटा नोट, ठीक है। इसके नीचे बेटा पॉइंट बना के लिखो, आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर, लिखो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर विकर्ण संबंध का मान हल्के हल्के घटता है,
विकर्ण संबंध का मान हल्के हल्के घटता जाता है, विकर्ण संबंध का मान हल्के हल्के घटता जाता है। तथा चौथे वर्ग के बाद बेटा इस वर्ग तथा चौथे वर्ग के बाद ये लगभग समाप्त हो जाता है, तथा चौथे वर्ग के बाद लगभग ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब बेटा हम आपको बताएंगे कि ये विकर्ण संबंध होता कैसे है, कारण क्या है, विकर्ण संबंध होने का कारण क्या है, ये विकर्ण में समानता है, इस गुण में कौन से गुणों में समानता है, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे विकर्ण संबंध का कारण। हेडिंग डालो बेटा विकर्ण संबंध का कारण। हेडिंग डालेंगे विकर्ण संबंध का कारण। हेडिंग डालो बेटा विकर्ण संबंध का कारण। पढ़ गए हेडिंग, विकर्ण संबंध का कारण। हम कारण एक्सप्लेन करेंगे विकर्ण संबंध का कारण क्या होता है। तो बेटा विकर्ण संबंध का कारण एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें की जानकारी आपको पता होनी चाहिए जिसके बारे में आप अभी नहीं जानते हैं। कारण क्या है नहीं जानने का? कारण बेटा ये है कि देखो इस चैप्टर में जो आवर्त सारणी है उसको हम दो भागों में पढ़ रहे हैं। पहला भाग है वर्गीकरण। चैप्टर का बेटा पहला भाग क्या है? वर्गीकरण है। ठीक है, और दूसरा भाग है कि जो आवर्त सारणी है उसके गुणों की स्टडी करेंगे हम, और बहुत जल्दी ही आने वाला है, वो गुणों की स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे गुण की बात आ गई है तो गुणों के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोगों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ काम चलाने के लिए आपको इस टॉपिक समझने के लिए कुछ गुण समझा देता हूँ। उसके बाद में आप समझ रहे हैं कि आपको भी गुणों की जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ाई नहीं, हमने सिर्फ वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो बेटा थोड़े से गुण बता देता हूँ मैं एक दो, क्योंकि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हम बाद में गुणों को एक्सप्लेन करेंगे बहुत विस्तार से। फिलहाल अभी थोड़ा समझ लो काम चलाने के लिए। देखो आवर्त सारणी में बेटा पीरियड नंबर ये 2 है, पीरियड नंबर 3 है। आवर्त सारणी में ये ग्रुप आवर्त संख्या 2 है लिखी हुई और आवर्त संख्या 3 है। तो देखते हैं त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो त्रिज्या पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा ये आवर्त सारणी मान लीजिए आप, आवर्त सारणी है ये। आवर्त सारणी में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इस साइड में, बेटा ये आवर्त में, ये बेटा आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है त्रिज्या पर। ठीक है, तो देखो ये लिथियम है बेटा। ठीक है, लिथियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ठीक है, इसका कितना? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हम देखते हैं, हम देखने वाले हैं त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या पर किसमें? आवर्त में देखे जाएंगे। आवर्त में हम देखेंगे, आवर्त में जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम विकर्ण संबंध का कारण समझाएंगे आपके लिए। पहले आप देखिएगा जब आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु की त्रिज्याओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो बेटा ये लिथियम है, ठीक है, और बेरिलियम है, और बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, इतने को हम समझ लें, काफ़ी समझ में आ जाएगा। 3 परमाणु क्रमांक 4, 5, 6, 7 और 8। देखो बोर-बरी के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो इसमें, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा बेटा? देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास मैं लिखता हूँ आपके लिए। इसका आ जाएगा 2 और 1, इससे क्या आ जाएगा? 2 और 2, इससे क्या आ जाएगा? 2 और 3, इससे क्या आ जाएगा? 2 और 4, इसका 2 और 5, इसका 2 और 6। समझ में आया? मतलब 2 ही कोष आए हैं, KL, 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 KL। कितने कोषों की संख्या कितनी है बेटा? कोष कितने आए हैं? 2 कोष आए हैं, सभी में 2 कोष हैं। कोषों की संख्या कैसी है? बराबर है। इतनी बात समझ में आई बेटा? जब किसी भी आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब किसी भी वर्ग में, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कोषों की संख्या कैसी रहती है? बराबर। ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? लगातार बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है बेटा प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब यह है कि नाभिक की पावर है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा जब नाभिक की पावर बढ़ती जाएगी लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो यहाँ पे ये जो नाभिक है
इसकी पावर कम होगी और कोष कितने होंगे इसके? कोष बेटा देखो, एक कोष और दो कोष, ठीक है। तो इसकी नाभिक की पावर कितनी है? 3 है। समझ में आ रही है बात? और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 3 है इसमें, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे नाभिक बना लो बेटा, यहाँ पे नाभिक बना रहे हैं हम। इसमें कोष कितने हैं? 1 और 2 कोष हैं। इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे इसमें बेटा? इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ पे नाभिक की पावर कितनी है? नाभिक की पावर यहाँ कितनी है? 4 है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि नीचे शायद आपको दिखता नहीं होगा, ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। विकर्ण संबंध का कारण समझा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो बेटा, हम यहाँ लिख देते हैं पीरियड नंबर यहाँ लिख देते हैं हम 2, ठीक है। पीरियड नंबर 2 क्या है? देखो, ली ना के रब कस फरियाद। नहीं यार, पीरियड नंबर 2 कहाँ, ये कहाँ है? पीरियड नंबर 2 क्या है बेटा? ली बी बक नो, ये है एफ फनी तक, ठीक है। तो इसका होता है पौड़ा क्रमांक 3 4 5 6 7 और 8। इसको अगर हम लिखना चाहें बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग तो कैसे लिखेंगे? 2 और 1, इसको लिखेंगे 2 और 2, इसको लिखेंगे 2 और 3, इसको लिखेंगे 2 और 4, इसको लिखेंगे 2 और 5, लिखेंगे 2 और 6। कोषों की संख्या कितनी है बेटा? कोषों की 2 है सभी में, के और एल, 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 कोषों की संख्या समान है, ठीक है। तो बेटा देखो, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कोषों की संख्या कैसी रहती है? समान होती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है बेटा प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और प्रोटॉनों की संख्या होती है नाभिक में, मतलब नाभिक की शक्ति लगातार बढ़ रही है बेटा। यहाँ पे देखो नाभिक, हम नाभिक बना लेते हैं। एक नाभिक ये है और इसकी संख्या है 3, पावर 3 है, ठीक है। दूसरा नाभिक है, ये पावर कितनी है? 4 है। तीसरा नाभिक है, ये पावर कितनी है? 5 है, ठीक है। तो नाभिक पावरफुल होता जा रहा है। और कोष कितने हैं? पहला कोष और दूसरा कोष। यहाँ पे कोष कितने हैं? पहला कोष और दूसरा कोष। यहाँ कोष कितने हैं? पहला कोष, दूसरा कोष। ऐसी कोष की संख्या समान रहती है, ठीक है बेटा। और देखो नाभिक एक और बना लेते हैं। नाभिक शक्ति कितनी है? 6। यहाँ पे कोष कितने हैं? कोष 1 और 2। अब बात को समझना ज़रा, जो मैं समझाने वाला हूँ उस बात को समझना, बहुत डिटेल समझा रहा हूँ बेटा अभी आपके लिए मैं। देखो यहाँ पर नाभिक की शक्ति लगातार कैसी हो रही है? यहाँ पर नाभिक की शक्ति कैसी हो रही है बेटा? नाभिक की शक्ति बढ़ रही है। नाभिक की शक्ति बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? लेफ्ट टू राइट चलने पे, लेफ्ट टू राइट चलने में नाभिक की शक्ति कैसी हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन कोषों की संख्या तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन भर लो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 1। इसमें 2 और इसमें 1, इसमें 2 और इसमें भी 2, इसमें 2 और इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1 2 3 4 भर लो। अब ध्यान देना बेटा, नाभिक की शक्ति जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों को ये खींचने की क्षमता बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये कम पावरफुल है, ये अधिक पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है और ये ज़्यादा पावरफुल है। जो ज़्यादा पावरफुल नाभिक होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज़ी से खींचता है। यहाँ पर आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कैसे हो जाता है? बहुत छोटा हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटा? ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। और यहाँ नाभिक, इसकी तुलना में नाभिक का आकर्षण यहाँ पे कम आकर्षण बल है, कम आकर्षण बल है, इसलिए ये बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे जैसे हम चढ़ते हैं नाभिक की पावर बढ़ती है और नाभिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींचता जाता है और हमारा जो एटम का साइज होता है कैसे जाता है? घटता जाता है। अर्थात आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु की त्रिज्याएं कैसी होती हैं? घटती जाती हैं। कारण क्या है घटने का? क्योंकि कोषों की संख्या फिक्स रहती है जबकि नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है। समझ में आया? आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु त्रिज्याएं कैसी होती हैं? घटती जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब हम आपको समझाएंगे कि आवर्त सारणी में
जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं लगातार बढ़ती हैं। ये चीज़ें समझ लो जरा, परमाणु त्रिज्याएं लगातार बढ़ती, ये समझाने के लिए समझानी पड़ रही है कथाएं तुम्हारे लिए बेटा। देखो जैसे मैं एक ग्रुप लिख देता हूँ बेटा, ग्रुप, कोई भी ग्रुप लिख लो, फास्ट लिख लो, ठीक है। हलीना के रवकश फरियाद, ये मैंने फर्स्ट ग्रुप लिख लिया, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1 2 3, नहीं, यहाँ 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसका कितना होता है बेटा, जो भी होता है इतना ही रहने दो, इतने समझ में आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है। अगर इसको हम लिखना चाहें किसके अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग, तो बेटा कैसे लिखेंगे इसको, इसमें कितना है बेटा, देखो हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक, ग्रुप संख्या थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का 1 ली ना के, इतना ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा तो कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और यहाँ पे कितने हैं बेटा, 3 है, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 1, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 2 और 8 और 1, इसमें कितने जाएंगे, 2 8 और 8, ठीक है। देखो बेटा यहाँ 2 8 10 और 1 11, और यहाँ पे 19 लिखनी है, 2 8 10 और 8 और 1, ठीक है। तो यहाँ कोषों की संख्या देखो बेटा, यहाँ पे के कोष है, यहाँ पे के और एल है, यहाँ पे क्या है, के एल एम है, यहाँ क्या है, के एल एम और एन है। यहाँ कोषों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखो यहाँ पे बेटा मान लीजिए एक कोष है, एक कोष, और यहाँ पर देखो एक कोष और 2 कोष, यहाँ पर देखो बेटा 1 कोष 2 कोष 3 कोष, और यहाँ पर देखो बेटा इसका 1 कोष 2 कोष 3 कोष 4 कोष। तो एटम का साइज बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तब एटम का साइज लगातार बढ़ता है। ये बात याद होगी। ये बात अगर याद होगी तो बेटा आपको विकर्ण संबंध का कारण समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी वर्ग में तो परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ये बात समझ में आ गया आपके, ठीक है। मिटा देता हूँ, उसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है बेटा। इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में समझाई जाएंगी सारी चीज़ें। अभी से विकर्ण संबंध बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसे थोड़ा समझा दिया काम चलाने के लिए, समझो बातों को। और देखो बेटा विकर्ण संबंध का कारण समझ रहे हैं हम लोग, है ना। तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जब राइट टू राइट चलते हैं तो देखो परमाणु त्रिज्याएं कैसी होती हैं, परमाणु त्रिज्याएं कैसी होती है बेटा, घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है, यह समझ में आ रही है आपकी। जबकि आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब देखते हैं, तब क्या होता है बेटा, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहाँ कोषों की संख्या ही लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ क्यों घटती है, क्योंकि यहाँ पे कोषों की संख्या फिक्स रहती है, जबकि परमाणु का जो नाभिक का पावर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा जो ऋण विद्युतीय लक्षण है वो बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलने पर ऋण विद्युतीय लक्षण कैसा होता है बेटा, बढ़ता है, ठीक है। ऋण विद्युतीय लक्षण मतलब ये है जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं ऋणायन बनाने की क्षमता जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। हो सकता है आपको क्लियर ना हो, गुण बाद में पढ़ाएंगे, खाली समझ लो। सेकंड यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ऊपर से नीचे आते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। और थर्ड देखो फजान रूल के अकॉर्डिंग आप पढ़े हैं कि यह धात्विक गुण बढ़ता है, धनायन बढ़ता है, धनायन का साइज बढ़ता है, तो वहाँ पर ध्रुवण क्षमता कम होती है। वहाँ पर बेटा ध्रुवण क्षमता क्या होती है, यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पॉइंट,
ध्रुवण क्षमता कम होती है, ध्रुवण क्षमता कम होती है। और बेटा यहाँ पे जो ऋणायन का साइज बढ़ता है, मतलब ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है तो ऋणायन का साइज बढ़ता है, कहने मतलब जब ऋणायन का साइज बढ़ता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फजान रूल के अकॉर्डिंग ध्रुवण क्षमता कैसे होगी बेटा, ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। बेटा देखो, मुझे लगता है कि शायद आपको तीनों समझ में नहीं आया हो, तो एक चीज़ तो समझ में आई होगी, ये समझ में आया होगा कि परमाणु जब आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं परमाणु त्रिज्या घटती है, और ये समझ में आया होगा जब परमाणु ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ये पॉइंट समझ में आया आपके, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट शायद आपको समझ में नहीं आया हो, जब आपके लिए गुण पढ़ाए जाएंगे आवर्त सारणी को समझ में आ जाएंगे, मैं लिख दिए हैं फिलहाल। बेटा यहाँ पे ये गुण ऐसे पाए जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो गुण ऐसे पाए जाते हैं, और जो ऊपर से नीचे आते हैं तो गुण ऐसे पाए जाते हैं। लेकिन देखो बेटा, जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो देखा गया परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर ऊपर से नीचे आने पर जो गुण थे वो अपोजिट पाए जा रहे थे, बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन जब विकिरण के रूप में देखा गया, विकिरण के रूप में समान गुण, लगभग समान गुण दिख रहे थे। विकिरण के देखो, जब एलिमेंट्स बेटा इधर का देखा जा रहा था तो परमाणु त्रिज्या घट रही थी, इधर का देखा जा रहा था तो बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन जब इधर का देखा गया, डायगोनल का देखा गया, तो परमाणु त्रिज्या लगभग समान थी। तो बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टियां समान थी, तो बेटा यहाँ पे देखा गया विकिरण में देखा गया तो हमारे लिए गुण समान दिखाई दिए, गुणों में समानता दिखाई दी, ठीक है। तो कौन कौन से गुणों में समानता दिखाई दी बेटा, सबसे पहली बात परमाणु त्रिज्या लगभग समान थी। सेकंड बात, जो बेटा ऋण विद्युतीय लक्षण था वो भी लगभग समान था। ऋण विद्युतीय लक्षण लगभग कैसा था बेटा, समान था। और तीसरी बात, जो ध्रुवण क्षमता थी, वो भी लगभग समान थी। समझ में आया बेटा। तो ये था विकर्ण संबंध होने का कारण। विकर्ण संबंध में देखा गया कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घट रही हैं, ऊपर से आ रहे हैं तो बढ़ रही हैं। लेकिन जब हम विकर्ण के रूप में देख रहे थे लगभग समान यहाँ त्रिज्या दिखाई दे रही थी, इसको ही हम कहते हैं विकर्ण संबंध। ये कारण है विकर्ण संबंध होने का। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट कर लेना अच्छे से। समझ में आ गई बेटा ये बात। ये जनरली क्लासों में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पढ़ानी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल का जब आप एग्जाम देंगे तो बेटा आपको प्रॉब्लम बनना होगी। अब हम बात करेंगे कि आखिर नॉर्मल तत्व किसे कहते हैं। नॉर्मल तत्व या सामान्य तत्व, तो बेटा ये लास्ट टॉपिक है अपना आज का, ठीक है। फिर कल को हम इस जो हमारी टेबल पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड टेबल, इसकी हम उपयोगिता पढ़ेंगे, इसकी सीमाएं पढ़ेंगे, इसकी कमियां पढ़ेंगे, ठीक है। फिर धीरे कार्य स्टार्ट हो जाएगी, तो वर्गीकरण बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल आज का ये लास्ट टॉपिक है बेटा। बात समझ में आई आप लोगों के। बेटा अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल तत्व, नॉर्मल तत्व, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। ये सामान्य तत्व भी कहते हैं। नॉर्मल तत्व क्या होते हैं, तो बेटा जो हमारी आवर्त सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जितने भी ए उपवर्ग आते हैं, ठीक है, ए उपवर्ग के तत्वों को हम नॉर्मल तत्व या सामान्य तत्व कहते हैं। किसे, ए उपवर्ग के तत्वों को नॉर्मल तत्व या सामान्य तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं हम। जो सेतु तत्व होते हैं बेटा, देखो जो सेतु तत्व होते हैं, सेतु तत्व जो आवर्त सारणी में सेतु तत्व होते हैं, अर्थात आवर्त संख्या 3 के तत्व, ठीक है। सेतु तत्व से जो तत्व सेतु तत्वों से समानता प्रकट करते हैं उन्हें नॉर्मल तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा इसको लिख लीजिए आप, डिटेल समझाऊंगा मैं आपके लिए। लिखो, जिन तत्वों के गुण
देखो, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं, उन्हें समान तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। उन्हें समान तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अथवा डालो बेटा। अब लिखो, सभी ए उपवर्गों के तत्वों को, सभी ए उपवर्गों के तत्वों को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, सभी ए उपवर्गों के तत्वों को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। बेटा नीचे नोट लिखो। नोट में आपको क्या बताने वाला हूं। नोट में देखो बेटा, हम क्या बताने वाले हैं, क्योंकि बेटा हम नोट में ये बताने वाले हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। लेकिन अगर हम दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करें, दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बात करें, आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग पढ़े तो नॉर्मल तत्व बहुत सरल हो जाता है। तो बेटा नोट कर लिख लें कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों को, दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों को नॉर्मल तत्व कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों को हम नॉर्मल तत्व कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों को हम नॉर्मल तत्व कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नियमों से हो जाते हैं। क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नियमों से हो जाते हैं। क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नियमों से हो जाते हैं और इन तत्वों में कोई भी तत्व अपवाद नहीं होता है, और इन तत्वों में कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद नहीं होता है। ठीक है, और इन तत्वों में से कोई भी तत्व अपवाद नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का अपवाद नहीं होता है। इसीलिए इन्हें नॉर्मल तत्व कहा जाता है। अर्थात बेटा जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम नॉर्मल तत्व कहते हैं। तो हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जितने भी फ्यूचर्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, जो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या रही, आखिर ये फेल क्यों रही। उसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसकी बहुत दूर से इंतजार है हम लोगों को, तो जिसका था इंतजार वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिएगा वीडियो कैसी लग रही है आपको। कमेंट्स जरूर करो बेटा जो भी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय।